सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। ठीक है, आपकी पढ़ाई सही ट्रैक पे चल रही होगी। समय नहीं है तो इस मेन मुद्दे पे आते हैं। सो इस वीडियो में हम यूनियन बजट 2024-25 वाले जो था, इंटरिम बजट नहीं, जो यूनियन बजट जो वापस इलेक्शन के बाद प्रेजेंट किया गया था, उसको कवर करेंगे। जितना कराऊंगा उतना कर लेना। दिस विल बी द मतलब सबसे ऑप्टिमम लेवल पे हम कवर कर लेंगे। ना ज़्यादा कम, ना बहुत ज़्यादा। ठीक है, ना ज़्यादा डेप्थ में, ना बहुत कम। ठीक है, जितना करा रहा हूँ उतना मिनिमम कर लेना। ओके, नाउ शुरुआत करते हैं। सो यूनियन बजट की अगर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप समझ लो कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। निर्मला सीतारमण, आपको पता होगा, ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर। एंड इस साल जो बजट प्रेजेंट किया गया था उसमें कुछ कुछ नाम हमें याद रखने हैं। जैसे कि सेवेंथ जो फाइनेंस हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने सेवेंथ टाइम लगातार ये बजट प्रेजेंट किया है। आज 7 बार लगातार प्रेजेंट किया है और 6 बार कैसे, 6 बार नॉर्मल, ठीक है, एंड 1 बार इंटरिम बजट, ये याद रखना। ठीक है, सो ये 6+1 का गेम चल रहा है। एंड 6 बार अगर हम फुल टाइम बात करते हैं तो फुल टाइम कौन किसने दिया था? सो मोरारजी देसाई। सो इस 6 टाइम अगर हम फुल टाइम मान के चलें इनका, सिर्फ फुल टाइम, तो उसके हिसाब से इन्होंने मोरारजी देसाई को इक्वल कर लिया है। बट वहीं पर एक फाइनेंस मिनिस्टर थे, GC देशमुख। ठीक है, इनका नाम याद रखना। इन्होंने 7 फुल टाइम बजट प्रेजेंट किया था। सो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे मैक्सिमम की बात आएगी तो GC देशमुख, देन मोरारजी देसाई और साथ में निर्मला सीतारमण जी। ना इसके अलावा इसमें 4 मेजर कैटेगरी है, 4 मेजर कास्ट पर फोकस किया गया है। अन्नदाता यानी फार्मर, गरीब यानी पुअर, महिला यानी वुमेन और युवा मतलब यूथ। ये 4 नाम याद रखना, पूछ सकता है ऑब्वियसली एग्जाम में। ठीक है, फिर इसकी थीम क्या थी? तो थीम की बात ऐसी है तो इनका फोकस क्या था? ऑन एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, MSME एंड मिडिल क्लास पर। ठीक है, सो ये सब था इनका थीम। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट हो गया, स्किलिंग हो गया, MSME और मिडिल क्लास। ओके, नाउ इसकी बात करते हैं। तो इस साल एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग पे कितने लाख करोड़ दिया गया है? तो 1.48 लाख करोड़ इसमें एलोकेट किया गया है। ठीक है, एंड 9 प्रायोरिटीज़ पुट की गई हैं। कौन कौन से क्षेत्र में हमारी प्रायोरिटी रहेगी वो सब पुट किया गया है। कौन कौन सी हैं? प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर, यानी खेती बाड़ी। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। ठीक है, इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, अर्बन डेवलपमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। सो ये 9 के 9 आपको याद रखने हैं। ठीक है, 2-4 बार पढ़ोगे तो ध्यान रहेगा कि हाँ, एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, बेरोजगारी रोजगार से रिलेटेड था, मानव जो संसाधन है, रिसोर्स है, उसको डेवलप करने से रिलेटेड था, रिसोर्स डेवलपमेंट से था। फिर मैन्युफैक्चर सर्विस सेक्टर से रिलेटेड कुछ था, अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ था। ठीक है, रिसर्च डेवलपमेंट से कुछ था, जनरेशन रिफॉर्म से कुछ था, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। अब कल कोई पूछता है क्या रूरल डेवलपमेंट है इसमें, तो देख के बताओ कुछ है क्या? नहीं है। रिसोर्स डेवलपमेंट है, अर्बन डेवलपमेंट है, बट रूरल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी है बट रूरल डेवलपमेंट नहीं है। तो इस टाइप के अगर ऑप्शन देगा तो एलिमिनेट करना आना चाहिए, इतना ध्यान रखना। ओके, नाउ टोटल एक्सपेंडिचर इन बजट एस्टिमेट की बात करते हैं तो कितना है? सो इस साल यानी 2024-25 का इन्होंने बजट एस्टिमेट्स मतलब अनुमान क्या है कि कितना एक्सपेंडिचर खर्चा होगा? तो 48 लाख आप कह सकते हो। यहाँ पर 48.2 लाख करोड़, इसको पूरा पूरा याद मत रखना, बस इतना याद रखो 48.2 लाख करोड़। इतना इनका अंदाज़ा है कितना खर्चा हो जाएगा। लास्ट टाइम कितना हुआ था? तो लास्ट टाइम की अगर हम बात करते हैं 11.1 लाख करोड़ हुआ था खर्चा। ठीक है, इस बार सॉरी बजट एस्टिमेट्स कितना है? 48.2 लाख करोड़। और टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है? तो 11.1 लाख करोड़। ठीक है, ना सबसे इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इन सबको तो आप याद रखोगे। ठीक है, कुछ भी हो जाए ये तो याद नहीं रखना ऑब्वियसली, बट ये जो चीज़ है ना, ये भूलना मत। मैं लिख के दे सकता हूँ आपको, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, इकॉनमी में यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, सो याद रखना, रुपये आता कहाँ से है? सबसे पहले रुपया आता कहाँ से है? टैक्स के फॉर्म में आता है। कैसे आता है? तो सबसे पहले याद रखना, भारत में गवर्नमेंट के पास जो पैसा आता है वो बोरोइंग या अदर लाइबिलिटीज से आता है। मतलब पैसा लोन ले लिया, किसी दूसरे देश से ले लिया, वर्ल्ड बैंक से ले लिया, रोड वूड बनाने के लिए, वहाँ से आता है। फिर हम बात करते हैं सेकंड, इनकम टैक्स। थर्ड, GST। फोर्थ, कॉरपोरेशन टैक्स, आपको याद रखना है।
ये पूरा पैटर्न आपको याद रखना है। बोरोइंग हो गया, इनकम टैक्स हो गया, गुड्स एंड सर्विस हो गया, कॉरपोरेशन टैक्स हो गया, ठीक है। इसके अलावा नॉन टैक्स रिसीप्ट आप याद रखोगे, फिर यूनियन एक्साइज ड्यूटीज़, कस्टम्स, फिर नॉन डेट कैपिटल रिसीप्ट याद रखना। सो ये प्रॉपर क्रोनोलॉजी आपको याद रखनी है। कैसे समझोगे, एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ। सबसे ज़्यादा इंसान क्या लेता है, लोन ले लेता है, ठीक है। लोन ले लिया भैया, देन इनकम टैक्स की बात कर सकते हो, देन कहीं ना कहीं जीएसटी की बात कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि जीएसटी हर एक सामान पे लगती है, सही है। आपने बिस्कुट लिया, साबुन लिया, सोडा लिया, कुछ भी लिया, जीएसटी लग रही है। आपकी तनख्वाह आई, उस पर इनकम टैक्स लग गया, ठीक है। आपने कुछ प्रॉफिट बनाया, ठीक, कहीं से भी कैसा भी, कॉरपोरेशन टैक्स लग गया, ठीक है। सो इस तरीके से आप सोचोगे तो आप समझ पाओगे कि भाई प्रॉफिट हर बंदा नहीं बनाता ना, हर इंसान प्रॉफिट नहीं बनाता। हर इंसान कहीं ना कहीं अपना निफ्टी या बैंक शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करता, तो हर इंसान यहाँ पर नहीं है, तो इसको हटाओ। ये 4th नंबर पे हो गया। फिर जीएसटी की बात आ रही है। जीएसटी पे जो पैसा टैक्स लगता है वो कम लगता है कंपेरेटिवली। इनकम टैक्स कितना आता है ना। सोचो कि अगर आप 10 लाख रुपए कमा रहे हो तो आपका इनकम टैक्स ज़्यादा होगा, या आपने उस साबुन सोडे पे खरीदा है वो वहाँ से टैक्स ज़्यादा जाएगा, तो ऑब्वियसली जीएसटी, सॉरी इनकम टैक्स, ठीक है, देन जीएसटी, और सबसे ज़्यादा तो लोन है ही। तो ऐसे ही 4 याद हो गए, बाकी आप याद रख लो। नॉन टैक्स रिसिप्ट हो गया, यूनियन एक्साइज ड्यूटी हो गई, कस्टम्स हो गया, और नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट हो गए। इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है रुपए जाता कहाँ है, गवर्नमेंट रुपए कहाँ इन्वेस्ट करती है, किसे देती है पैसा। तो याद रखना, सबसे ज़्यादा रुपए जो गवर्नमेंट देती है वो कहीं ना कहीं स्टेट्स को देती है, ठीक है। स्टेट्स का शेयर होता है, मतलब गवर्नमेंट का पैसा जनरेट हुआ, इनकम टैक्स आया, ठीक है, फिर जीएसटी आई, इंटर स्टेट जीएसटी आई, अलग अलग चीज़ें आई, कस्टम्स आया, अभी हमने देखा, बट वो स्टेट को भी तो देंगे, है ना। वी हैव टू वी हैव टू मेक श्योर लाइक दिस कि यूनियन यानी हमारे मोदी जी ने पैसा सबसे ले लिया, तो योगी जी का हिस्सा भी तो होगा उसमें, हेमंत विश्व शर्मा का भी तो हिस्सा होगा, है ना। मध्य प्रदेश का, असम का, हर जगह का हिस्सा होगा कहीं ना कहीं। तो वो स्टेट्स के पास जाएगा सबसे पहले। देन याद रखना है इंटरेस्ट पेमेंट्स। भाई लोन भी तो लिया था, लोन लिया था तो इंटरेस्ट भी दोगे, तो सेकंड इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। थर्ड कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, गवर्नमेंट अपनी भी स्कीम्स चलाएगी भाई, सीधी बात है ना। देन उसके बाद कहाँ जाएगा, सो फाइनेंस कमीशन, ठीक है। फाइनेंस कमीशन हो गया, फाइनेंस कमीशन कुछ कुछ एलोकेट करता है कि भैया स्टेट को इतना पैसा देना है, इस स्कीम में इतना पैसा लगाना है, जो भी है। सो फाइनेंस कमीशन के उसका 9% है। देन कहीं ना कहीं हम सोच सकते हैं फिर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड हो गई, सेंट्रल सेक्टर थी, देन फाइनेंस कमीशन आ गया, देन सेंट्रल स्पॉन्सर्ड आ गई, ठीक है। इतना हो गया तो डिफेंस, भाई रक्षा भी तो करनी है, मोदी जी हैं तो पाकिस्तान के भी तो जूते मार रहे हैं, तो ऐसे सोचो, रिलेट करो, याद करो। तो डिफेंस हो गया, डिफेंस हो गया तो आपने इंटरेस्ट दे दिया, सब कुछ दे दिया, सब्सिडी भी तो दोगे, है ना। तो सब्सिडी दे दी। पेंशन हो गई, लोगों को पेंशन भी तो देनी है आपको, तो पेंशन हो गई। और फिर कुछ अदर एक्सपेंडिचर्स होते हैं, खर्चे इधर उधर के, तो वहाँ से भी खर्चा हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं, रिलेट करो, याद करो। ये चीज़ याद नहीं रखनी है, कहाँ तक याद करोगे इसे छोड़ो, ठीक है। नाउ यहाँ जो 2-4 बातें इंपॉर्टेंट हैं वो समझ लेते हैं। सो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है, 2023-24 का, उसके कंपैरिजन में तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो 16.9% बढ़ा है, 16.9% बढ़ा है, याद रखना। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, 15.01 लाख करोड़, याद रखना। देन रिवाइज एस्टिमेट्स कितने हैं, 2023-24 वाले हैं, तो इतना ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नाउ इसमें रिसीप्ट की बात करते हैं, याद रखना है इस चीज़ को। तो टोटल रिसीप्ट कितनी है 2023-24-25 में, 48.2 लाख करोड़, ठीक है। एंड इसमें बोरोइंग हम हटा दें अगर, ठीक है, तो 32.07 लाख करोड़। अब ये मत पूछना प्लीज़ रिसीप्ट क्या होता है, बोरोइंग क्या होती है, बिकॉज आपने इकॉनमी में मेरे ख्याल से पढ़ा होगा इतना, ठीक है। सो कॉर्पोरेशन टैक्स क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना, बट ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी हमने परसेंटेज में कवर कर लिया, डेटा याद मत रखना इसका। बट हाँ, टैक्स होता है तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर आता है, जिसमें भी आता है उतना आपको ज्ञान होना चाहिए, वो तो आपका बेसिक इकोनॉमी में भी था। फिर गवर्नमेंट जो खर्चा कर रही है
अलग अलग सेक्टर्स में, डिफेंस हो गया, रूरल डेवलपमेंट हो गया, वहाँ कितने करोड़ रुपए खर्चा कर रही है। सो मैंने बेसिकली सबका लिख तो दिया है लाख करोड़ में, ये राउंड ऑफ फिगर ही आप याद कर लेना। बट जो सबसे 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 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको मैंने स्टार लगा रखा है। सबसे पहले इन्हें याद रखना, एक बार जब इतना याद हो जाए देन यू कैन मूव ऑन टू अदर एरियाज एज वेल। पहले 5 इतने याद रख लो, बाकी 5 आप बाद में याद रख लेना, ठीक है। बट पहले इसको आज ही याद रख लेना। तो डिफेंस 4.54 लाख करोड़, रूरल डेवलपमेंट 2.65 लाख करोड़, एग्रीकल्चर 1.51 लाख करोड़, एजुकेशन 1.25 लाख करोड़, हेल्थ 89,000 करोड़। तो इतना मिनिमम आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे कम कॉमर्स 47,000 करोड़, सबसे ज़्यादा डिफेंस 4.54 लाख करोड़। अब डिफेंस में सबसे ज़्यादा है, कैसे याद रखोगे, सोच के देखो। कौन आया, मोदी जी, ठीक है। मोदी जी का आते क्या हुआ कि भाई चाहे इंडिया पाकिस्तान में युद्ध हो या ना हो, बट कहीं ना कहीं जो हमारी न्यूज़ है, न्यूज़ मीडिया है, वो तो करवा ही देती भाई, हर चौथे दिन पाकिस्तान को मरवा दिया, ठीक है। सो ऐसे इमेजिन कर लो कि हमला होने वाला है, सोचो अपने दिमाग में हमला होने वाला है, तो किसका खर्चा ज़्यादा होगा, डिफेंस पे खर्चा ज़्यादा करना पड़ेगा। तो डिफेंस कितना, 4.54 लाख करोड़। इसके अलावा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% है, 2018-19 से यही चल रहा है 4%। सो सेस क्या होता है, तो मेरे ख्याल से इतना पता होगा, इकोनॉमी का पार्ट है ये, ठीक है। इसको अभी करना मेरे ख्याल से अभी नहीं कर सकते से, तो आपने पढ़ा होगा, मैं मान के चलता हूँ। वेल्थ टैक्स है ये ऑब्वियसली पता है, एबॉलिश कर दिया गया था, कब, 2016-17 के बजट में। कस्टम्स क्या होते हैं, कैपिटल गेंस टैक्स क्या होता है, फिर एंजल टैक्स क्या है, ये सब पता होना चाहिए और पता होगा मेरे ख्याल से। वहीं जीडीपी की बात करते हैं, तो जीडीपी का एस्टिमेटेड जीडीपी की कितनी है, ग्रोथ रेट कितना हो सकता है 2024-25 में, 10.5% जीडीपी ग्रोथ रेट हमें देखने को मिल सकता है। फिर कितना पैसा ट्रांसफ़र होता है स्टेट्स को, सो वो पता होगा। डेफिसिट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो रेवेन्यू डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट, ठीक है। 2024-25 की बात करता हूँ, तो रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, 1.8% ऑफ जीडीपी, ये अनुमान है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं 2024-25 का फिजिकल डेफिसिट का टारगेट क्या अनुमान कितना है, 4.9%। सो ये दोनों याद रखना। वहीं बात करते हैं 2023-24 में कितना था, 2.6 और 5.6%। बेसिकली इसमें जो लिखा है वो मैंने इस तरीके से लिख के दे दिया है, तो याद रख लेना। फिर रेवेन्यू डेफिसिट हो गया, फिजिकल डेफिसिट हो गया, फिर इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट हो गया, प्राइमरी डेफिसिट हो गया। इन सब के ग्राफ आप देखोगे तो कहीं ना कहीं क्या है, एक तो डाउनवर्ड ट्रेंड शो कर रहे हैं, ठीक है, ये आप देखोगे। सो डाउनवर्ड आपको ट्रेंड शो मिलेगा सब में, ठीक है। प्लस ये क्या है, कहीं ना कहीं जिग जैग है, ये ऊपर गया देन नीचे, देन सही, देन नीचे, देन नीचे, सही है। तो ये कहीं ना कहीं हल्का हल्का जिग जैग है, बट बिकॉज ये क्या है, सब नीचे ही जा रहे हैं, सो ये जिगजैग तो है बट इट्स अ डिक्रीजिंग ट्रेंड, ठीक है, याद रखना। सो कह सकते हो कि हाँ, नहीं इस पे सिंस 2020 टू 21 जितना भी डेफिसिट है वो ओवरऑल क्या है, डिक्रीजिंग है, यस इट इज़ डिक्रीजिंग, ठीक है। बट क्या ये जिगजैग है, हाँ। तो शुरुआती अगर मैं तौर से देखूँ तो ये जिगजैग है, ये देखो ऊपर गया नीचे, 3, 2.3, 2.32, 1.4, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ है 6.7 के बाद 6.8 आया हो, उससे कम वैल्यू ही आई है। सो इट्स अ ओवरऑल डिक्रीजिंग सिंस 2020 और 21, बट पूरा अगर देखें पहले से तो ये जिगजैग है, ओके। फिर ये चार आपको डेटा याद रखने पड़ेंगे, इसमें फिजिकल डेफिसिट हो गया, रेवेन्यू हो गया, इफेक्टिव रेवेन्यू हो गया, प्राइमरी डेफिसिट हो गया, ठीक है। जो भी हमने ऊपर देखे वो कितना है, 4.9%, 1.8%, 0.6 और 1.4%। मिनिमम परसेंटेज तो याद रख ही लेना, ठीक है। जब परसेंटेज याद हो जाए तो भाई इतना देख लो, सबसे मैक्सिमम क्या है, तो ऑब्वियसली सबसे पहला वाला फिजिकल डेफिसिट सबसे मैक्सिमम है, देन उसके बाद रेवेन्यू डेफिसिट हो गया, देन उसके बाद हम देख सकते हैं प्राइमरी हो गया, देन हमारा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट हो गया। सो इसको ऐसे याद रख लो, फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है, याद रखना।
और डायरेक्ट टैक्स का जो प्रपोजल है कि भाई डायरेक्ट टैक्स कितना होगा, इनकम टैक्स कितना लगेगा, तो याद रखना पहले तो जो कैपिटल गेंस टैक्स होता था उसमें शॉर्ट टर्म गेंस होगा तो 20% टैक्स लेंगे, लॉन्ग टर्म होगा तो पहले उसमें कुछ शॉर्ट टर्म से अब कितना कर दिया गया, 12.5, याद रखना। एंजल टैक्स को अबॉलिश कर दिया गया है सारी क्लासेस के लिए, सिंपल टैक्स रजीम कर दी गई, इसको हटाओ। और बेसिकली सेफ हार्बर रेट्स लिए जाएंगे फॉरेन माइनिंग कंपनी से ताकि कंपनीज अट्रैक्ट हों इंडिया में आने के लिए। एंड कॉरपोरेट टैक्स रेट ऑन फॉरेन कंपनीज को रिड्यूस करके कितना 40% से 35% कर दिया गया है, ठीक है, याद रखना। नाउ टैक्स रिजीम जो है वो सिंप्लीफाई कर दिए गए, कितने 0 से 3 लाख अगर आपकी इनकम है तो नील, 1 भी रुपया नहीं। सालाना इनकम आपकी 3 से 7 लाख है तो 5% टैक्स दो, 7 से 10 है तो 10%, 10 से 12 है तो 15%, 12 से 15 है तो 20%, एंड 15 लाख से ज़्यादा है तो 30% आप टैक्स दोगे, ठीक है। स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया है फ्रॉम फॉर सैलरीड एम्प्लॉयज़, इंक्रीज कर दिया कितना 50,000 से 75,000 आपको याद रखना पड़ेगा। एंड डिडक्शन ऑन फैमिली पेंशन फॉर पेंशनर्स इंक्रीज कितने कर दिया गया 15 to 25,000, ठीक है। फिर कुछ कुछ की टर्म्स हैं, स्कीम्स हैं, उनको देख लेना है, ठीक है, कौन कौन सी हैं तो याद रखना। पहला है नेचुरल फार्मिंग, उसमें क्या करा जाएगा 1 करोड़ फार्मर सेटअप किए जाएंगे और 2 साल तक उन्हें सर्टिफिकेट और वो सब प्रोवाइड किया जाएगा, ब्रांडिंग के लिए पैसा और जो भी सपोर्ट वपोर्ट, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्सेज सेटअप किए जाएंगे सेंटर्स, ठीक है। फिर श्रिम्प प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट के लिए कौन जिम्मेदार रहेगा, नाबार्ड, ठीक है। एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, सो DPI कवरेज देगा फार्मर्स को उनकी लैंड को 3 साल के लिए। एंड साथ साथ इसके साथ 400 डिस्ट्रिक्ट्स में क्या होगा, डिजिटल क्रॉप सर्वे होगा। जन समर्थ बेस्ड किसान क्रेडिट कार्ड्स भी इशू किए जाएंगे। इसके अलावा सब्सिडीज़ की बात करते हैं, टोटल सब्सिडी कितनी है 4.38 लाख करोड़, फूड पे कितनी है 2.05 लाख करोड़, एंड फर्टिलाइज़र पे कितनी है 1.64 लाख करोड़। ये तीनों टर्म्स याद रखना इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ कुछ स्कीम्स हैं या मेजर अनाउंसमेंट की बात कर लें तो कौन कौन सी हैं। सो अ पैकेज ऑफ 5 बेसिकली PM5 स्कीम्स हैं एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग से रिलेटेड, उसका पैकेज है जो कि 4.1 करोड़ यूथ को 5 साल के लिए बेनिफिट देंगी, ठीक है। इसके तहत बेसिकली इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। 500 कंपनीज़ में 1 करोड़ लोगों को 5 साल में, ठीक है। एंड अलाउंसेस भी देंगे, भत्ते दिए जाएंगे, क्या है 5,000 रुपये पर मंथ, ठीक है। सो याद रखना कौन कौन सी स्कीम है, बेसिकली फर्स्ट टाइमर्स के लिए एक स्कीम है, डेप्थ एक बार पढ़ लेना, EPFO उसमें इन्वॉल्व है, इतना याद रखना, एक बार देख ज़रूर लेना। फिर स्कीम B कौन सी है, जॉब क्रिएशन मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। स्कीम C किससे रिलेटेड है, सपोर्ट टू एम्प्लॉयज़। देन न्यू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर स्किलिंग, देन न्यू स्कीम फॉर इंटर्नशिप इन 500 कंपनीज, ठीक है, याद रखना। ना एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो उसे 1.52 लाख करोड़ रुपीज़ एलोकेट किए गए हैं इसमें सेक्टर में। पूर्वोदय, पूर्व मतलब ईस्टर्न स्टेट्स, सॉरी हाँ ईस्टर्न स्टेट्स, उनके लिए कौन कौन से जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पर कुछ स्टेट्स हैं उनको कुछ इंडोमेंट्स या बेनिफिट प्रोवाइड किए होंगे, कौन कौन सी स्टेट्स हैं, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये 5 स्टेट्स के याद रखना पूर्वोदय में शामिल हैं, ठीक है ना। इसके अलावा इंडस्ट्रियल नोड खोला जाएगा, एक गया में और एक खोला जाएगा कोपरठी में, कोपरठी। सो एक खोला जाएगा गया में, एक खोला जाएगा कोपरठी में। कोपरठी कहाँ पर है, बेसिकली विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बीच में पड़ता है। एंड गया में जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर खोला जाएगा वो कहाँ पर है, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बीच में, ठीक है। फिर तो 2400 मेगावाट का पावर प्लांट खोला जाएगा कहाँ, पीरपेंटी में, ठीक है ना। इसके अलावा वुमेन लेड डेवलपमेंट के लिए 3 लाख करोड़ एलोकेट किए गए हैं, जिसमें स्कीम से कुछ कुछ PM जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, ठीक है, जनजातीय मतलब ट्रैवल से रिलेटेड है, ग्राम अभियान मतलब रूरल डेवलपमेंट से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। सो बेसिकली ट्राइबल फैमिलीज़ को, ट्राइबल मेजोरिटी वाले विलेजेस को, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को इसमें कवर किया गया है। कितने विलेजेस हैं, 63,000 विलेजेस कवर्ड हैं इसमें।
5 करोड़ ट्राइबल पीपल्स इनमें इन्वॉल्व हैं। और कहीं ना कहीं हम बात करते हैं तो इसमें इसी के तहत 100 ब्रांचेस खोली जाएंगी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी। ठीक है, फिर मुद्रा लोन्स की बात करते हैं। सो बेसिकली मुद्रा लोन्स में लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं कहीं ना कहीं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को, इन सब चीज़ों को। सो 3 टाइप के लोन्स होते हैं, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु मतलब 0 से 5 लाख, किशोर मतलब 5 से 10 लाख का लोन, और तरुण मतलब जो कि पहले कितना था, 10 लाख तक का लोन बेसिकली प्रोवाइड होता था। उसकी जो बेसिक कहीं ना कहीं लिमिट है उसको बढ़ा के 10 से 20 लाख अभी कर दिया गया है। ठीक है, नाउ क्रिटिकल मिशन की मिनरल मिशन की बात करते हैं। सो याद रखना इसके लिए भी क्रिटिकल मिनरल मिशन टू बी सेट अप फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन, रिसाइकलिंग फॉर क्रिटिकल मिनरल्स एंड ओवरसी एक्विजिशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल एसेट। इसके बाद अर्बन हाउसिंग, सो पीएम आवास योजना याद रखना, अर्बन 2.0। ठीक है, एंड स्ट्रीट मार्केट्स को डेवलप करने के लिए 100 वीकली हार्ट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, देन वी हैव दिस एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट्स बनाए जाएंगे, जो जिनमें कौन इन्वॉल्व है, एनटीपीसी और भेल, बीएचईएल। भेलपुरी मत कर देना, बीएचईएल एंड एनटीपीसी। फिर इसमें पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना क्या है, 1 करोड़ हाउस होल्ड को फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी। अब कैसे प्रोवाइड की जाएगी, बेसिकली आप सोलर पावर लगाओगे तो आपकी बेसिकली 300 यूनिट तक की जो बिजली होगी वो एवरी मंथ आप जनरेट कर पाओगे कहीं ना कहीं। सो वही चीज़ है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब आपका पैसा आप दे दिया, गवर्नमेंट ने सब्सिडी प्रोवाइड कर दी, वैसा कुछ नहीं है, दिल्ली मॉडल नहीं चल रहा है। इट इज़ समथिंग लाइक कि आप सोलर पावर लगाओगे, गवर्नमेंट आपको फैसिलिटीज़ देगी सोलर पावर प्लांट की, एंड जिसका बेनिफिट ये होगा कम से कम आप 300 यूनिट बिजली जनरेट कर पाओगे खुद से। इसका कितना 1.28 करोड़ रजिस्ट्रेशन एंड 14 लाख एप्लीकेशन जो अब तक आ चुके हैं। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इन्वेस्टमेंट के लिए 3.4% ऑफ द जीडीपी इन्वॉल्व है। एंड पीएम ग्राम सड़क योजना याद रखना, जिसका 4th फेज़ लॉन्च कर दिया गया है, जो 25,000 रूरल हैबिटेशंस को कनेक्ट करेगा कहीं ना कहीं। एंड कोसी मेची इंटर स्टेट लिंक याद रखना, बिहार में। टूरिज्म से रिलेटेड आपको विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर, महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर याद रखना है। ठीक है, स्पेस इकोनॉमी के लिए 1000 करोड़ वेंचर कैपिटल फंड बनाया जाएगा। एंड रूरल लैंड रिलेटेड एक्शंस के लिए आपको भू आधार या फिर यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, जहाँ पर डिजिटल सर्वे होगा, ये सब होगा। तो एनपीएस की बात करते हैं। वात्सल्य बेसिकली गार्जियंस एंड माइनर्स के लिए बेसिकली ये स्कीम नेशनल पेंशन स्कीम फॉर वात्सल्य। ठीक है, याद रखना। ओके, इसके अलावा कुछ मेजर स्कीम्स हैं जिनका कुछ आउटले बेसिकली अगर देखा जाए तो एग्ज़ाम में तो कुछ भी पूछ सकता है, बट मैं सिर्फ वही मार्क कर रहा हूँ जो लिटरली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड कुछ भी ना करके जाओ तो इतना तो मिनिमम याद रख के ही जाना। सो मनरेगा के लिए जो बजट एस्टिमेट है वो 86,000 करोड़ है। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम 9652 करोड़। ठीक है, पीएम आवास अर्बन 30171, आवास रूरल 54500। ठीक है, इसके अलावा पीएम ग्राम सड़क 19,000 करोड़, अमृत अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन याद रखना। फिर कितना है इसका 8,000 करोड़। बेसिकली इसमें एक बात और याद रखना, जो पीएम पोषण है, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, सो पीएम पोषण जो है उसके लिए, एंड सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0, इन दोनों को मिला के अगर देखा जाए, सो सक्षम आंगनवाड़ी और पीएम पोषण 2.0 के में 21,000 कुछ करोड़ है। वहीं ना कहीं सिर्फ पीएम पोषण की बात करते हैं तो उसमें कितना है 12,000.4 कुछ करोड़ है, यानी कि आधा है, 21 का आधा लगभग। फिर अमृत अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 8,000, स्मार्ट सिटी मिशन के लिए बेसिकली आप 2,400 करोड़ याद रखना। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMGAY के लिए 7,300। देन स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के लिए एंड ग्रामीण के लिए बात करेंगे तो 5,792 करोड़। PM श्री यानी स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया 6,050 करोड़। PM किसान सम्मान निधि, PM किसान की बात हो रही है तो
60,000 करोड़। बेसिकली इतना याद रखना। एंड ये जो नोट्स हैं आपको एज सच आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम बात करेंगे इकोनॉमिक सर्वे की। ओके।